हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप झारखंड टेट मेंस या सहायक आचार्य या बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम बीपीएससी पीजीटी ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आज हम लोग झारखंड टेट मेंस के ऑनलाइनर नोट्स और चैप्टर समरी सीरीज में ज्योग्राफी क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स है ऑनलाइनर्स है उसको एज ए समरी वे में मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है तो उसी की भांति पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी मानव के लिए जो है एक पहेली है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुंच सकता है और ना ही पहुंचने की कोई संभावना है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है वो बहुत ही सीमित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्यतः अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर ही समझा जा सकता है। और इस पृथ्वी के धरातल का विन्यास जो है मुख्य रूप से भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का ही परिणाम है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोतों में जो है क्या है कि ठोस जो है वो ठोस धरातलीय चट्टानें अथवा वे चट्टानें हैं जिनको हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। खनन क्षेत्र मतलब माइनिंग एरिया। और खनन जो है या प्रवेधन ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी के जो है अन्य स्रोत है। यानी कि प्रत्यक्ष जानकारी हमें किस किस से मिलती है? खनन से मिलती है, प्रवेधन और ज्वालामुखी उद्गार से। और पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट स्रोतों में क्या क्या आता है कि गहराई के साथ बढ़ता तापमान, घनत्व, दबाव, उल्काएं, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र तथा भूकंप संबंधी क्रियाएं जो है ये सब सम्मिलित है। ये सब किस में आता है? अप्रत्यक्ष स्रोतों में, मतलब इनडायरेक्ट सोर्सेस में। और पृथ्वी से केंद्र के दूरी के कारण ही क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है केंद्र से क्या है, पृथ्वी का केंद्र से दूरी के कारण जो ध्रुव होता है, मतलब दो ध्रुव है ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उसमें क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो कम होता है। और अलग अलग स्थानों पर मिलने वाली गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता जो है वो गुरुत्व विसंगति के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में जानी जाती है? गुरुत्व विसंगति के रूप में। अब हम लोग जानेंगे कि भूकंप या अर्थक्वेक के बारे में। तो भूकंप जो है एक क्या है, एक प्राकृतिक घटना है और पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा के निकलने के कारण क्या होता है कि तरंगे या वेव जो होता है वो उत्पन्न होती है और जो समस्त दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में जिस केंद्र से क्या है भूकंपीय ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप का क्या है कि उद्गम केंद्र अथवा अवकेंद्र के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी का जो इंटरनल भाग होता है, इंटरनल पार्ट होता है, जिस पार्ट से भूकंपीय ऊर्जा निकलता है उसे ही क्या कहते हैं? भूकंप का उद्गम केंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। और धरातल का वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के सबसे निकटतम होता है वो अधिकेंद्र कहलाता है। और अधिकेंद्र पर ही क्या होता है? सर्वप्रथम तरंगों को महसूस किया जाता है। तो भूकंपीय तरंगे अब क्या है? अर्थक्वेक वेव्स क्या है? तो भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन जो है वो भूकंप मापी यंत्र द्वारा किया जाता है। और भूकंप मापी यंत्र को क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो होता है, ऐसे स्पेलिंग होता है इंग्लिश में, सिस्मोग्राफ के नाम से जाना जाता है। और जब भूकंप अपने उद्गम केंद्र से आरंभ होता है तो क्या होता है? 3 प्रकार की तरंगे उठती है। तो भूकंप जब अपने उद्गम केंद्र से आरंभ होता है तो कितने प्रकार की तरंगे उठती है? पहले पी, एस और एल, PSL। आगे बढ़ेंगे कि पी तरंगे जो होती है वो तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं जो धरातल पर क्या होती है? सबसे पहले पहुंचती है। और पी से मतलब उसको प्राइमरी वेव भी कह सकते हैं कि इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। और पी तरंगे क्या है? गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से वो गुजर सकती है। जबकि एस जो होता है, एस तरंगे केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती है। मतलब एस से क्या है कि सॉलिड है, हम लोग याद रख सकते हैं। तो एस तरंगे जो क्या होता है कि सिर्फ ठोस सॉलिड जो पदार्थ है उसके माध्यम से ही चलती है। और भूकंपीय तरंगों के संचलन से चट्टानों में क्या होता है कि कंपन उत्पन्न हो जाता है। तो भूकंपीय तरंगों के संचलन से क्या होता है? चट्टानों में कंपन उत्पन्न होता है। और प्राथमिक तरंगों यानी कि पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों दिशा के समानांतर होती है। जबकि जो द्वितीयक या सेकेंडरी तरंगे है ना, या फिर एस तरंगे है, तो क्या है कि ये ऊर्ध्वाधर तल में क्या होता है? तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है। तो वो क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर तल में जो है ना कि समकोण दिशा में जो है वो तरंगे कंपन पैदा करती है। और धरातलीय जो
तरंग होती है, मतलब जो एल तरंग होती है, वो सबसे अधिक विनाशकारी माना जाता है। और धरातल पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग जो होता है सिस्मोग्राफ यंत्र पर अभिलेखित नहीं हो पाती है। यानी कि जो एल तरंग होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं, वो सिस्मोग्राफ यंत्र पर भी अभिलेखित नहीं हो पाता है, और उसे क्या कहते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और भूकंप अधिकेंद्र से क्या होता है कि 105 से 145 डिग्री का जो क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र पी और एस तरंगों का भूकंप छाया क्षेत्र होता है। पी फॉर प्राइमरी और एस फॉर सेकेंडरी जो वेव होता है, उस तरंगों का भूकंप छाया क्षेत्र होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भूकंप के प्रकार, भूकंप कितने प्रकार का होता है। तो भूकंप जो है, सबसे पहले तो उत्पत्ति के कारणों के आधार पर भूकंप के प्रकार को नापा जाता है। तो सबसे पहला जो भूकंप है वो है विवर्तनिक भूकंप, दूसरा है ज्वालामुखी जन भूकंप, तीसरा है नियात भूकंप, चौथा है विस्फोट जन भूकंप, और चौथा है बांध जनित भूकंप। तो कितने तरह का भूकंप है? 5 तरह का भूकंप है। क्या क्या है? विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी जन भूकंप, नियात भूकंप, विस्फोट जन भूकंप और बांध जनित भूकंप। और भ्रंशन के कारण क्या होता है? क्या विवर्तनिक खानों के ढहने से नियात और जल रिसाव से बांध जन भूकंप जो है उत्पन्न होता है। तो इसमें कारण दिया है कि विवर्तनिक भूकंप जो होता है वो किस लिए होता है? भ्रंशन के कारण होता है। वही नियात भूकंप जो होता है वो किस लिए होता है? खानों के ढहने से। और बांध जन भूकंप होता है जल रिसाव से होता है, बांधजन्य भूकंप उत्पन्न होता है। अब जब भूकंप अगर हो गया तो उसको हम लोग नापेंगे कैसे? भूकंप के माप क्या है? तो मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक्स में क्या आता है कि भूकंपीय तीव्रता का मापन जो होता है रिक्टर या रिएक्टर स्केल पर किया जाता है, और इस मापने के अनुसार भूकंप की तीव्रता जो होती है वो 0 से 10 तक होती है। तो भूकंप के आघात की तीव्रता अथवा गहनता को क्या है? मर्केली स्केल पर नापा जाता है। किस स्केल पे नापा जाता है? मर्केली स्केल पे नापा जाता है। और इसकी जो होती है गहनता जो होती है वो कितना होती है? 1 से 11 होती है। ये किस स्केल पे होती है? मर्केली स्केल पे। और जब रिएक्टर स्केल पे नापा जाता है तो 0 से 10 तक होती है। रिएक्टर स्केल पे उसका तीव्रता का माप किया जाता है, और भूकंप के आघात का तीव्रता और गहनता मर्केली स्केल से नापा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे भूकंप के प्रभाव व आवृत्ति के बारे में, यानी कि इफेक्ट्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो भूकंप से क्या होता है कि जनधन की जो होती है वो बहुत अधिक हानि होती है। दूसरा क्या होता है कि भूस्खलन, हिमस्खलन, बांधों का टूटना, आग लगना, इमारतों का गिरना, सुनामी आदि, ये सब क्या है? भूकंप के जो है प्रमुख और हानिकारक प्रभाव है। और भूकंप की जो आवृत्ति होती है वो निश्चित नहीं होती है। भ्रंशन की दशा वाले भागों में तो सर्वाधिक भूकंप आते रहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की संरचना या इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। तो पृथ्वी की संरचना के कितने भाग है? 3 भाग है। ये हम लोग ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ऊपर क्या है? भूपर्पटी है। नीचे क्या है? मेंटल है। और तीसरा क्रोड है। भूपर्पटी को क्रस्ट भी कहते हैं, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। और भूपर्पटी जो होता है वो ठोस पृथ्वी का जो होता है सबसे बाहरी भाग होता है, और मतलब क्रस्ट जो होता है वो पृथ्वी का सबसे बाहर वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है पृथ्वी का, ये भूपर्पटी है। और ये क्या है? बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। किससे है? बेसाल्ट चट्टानों से। और मेंटल जो है, मेंटल जो है ये पृथ्वी है, इसका जो सेकंड लेयर है, तो ये जो सेकंड लेयर है ये क्या है? 2900 किलोमीटर तक मिलती है। और इसका जो ऊपरी भाग होता है वो क्या होता है? दुर्बलता मंडल कहलाता है। और क्रोड भी कितना है? लगभग 2900 किलोमीटर ही है। और ये पृथ्वी से जो है, ये जो पॉइंट है ना, केंद्र तक है। और ये किससे है? निकेल और लोहे से बना हुआ है। तो क्रस्ट जो होता है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। मेंटल जो होता है इसकी गहराई 2900 किलोमीटर है, और इसको दुर्बलता मंडल भी कहते हैं, इसका ऊपरी पार्ट को। और क्रोड जो होता है ये भी 2900 किलोमीटर तक गहरा है, और ये क्या है? निकल और लोहे से बना हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी या वोल्केनो के बारे में। तो ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से क्या होता है कि यहाँ से निकलकर गैस से राख तथा तरल चट्टानी पदार्थ, वो लावा जो है वो धरातल तक पहुँचता है। मतलब क्या? जो मिट्टी के जो धरती के अंदर से गैस, राख और उसके अंदर जो तरल चट्टानी पदार्थ और लावा है, ये सब क्या है? निकल कर धरातल तक पहुंचता है। तो उस स्थल को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। और ज्वालामुखी उद्गार की प्रकृति एवं धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर, मतलब शेप के बेसिस पे क्या होता है? ज्वालामुखी का कई प्रकार माना जाता है। तो पहला क्या है? पहला तो है सील्ड ज्वालामुखी। क्या है? सील्ड ज्वालामुखी। दूसरा है मिश्रित ज्वालामुखी। तीसरा है ज्वालामुखी कुंड। और चौथा है बेसाल्ट प्रभा क्षेत्र। और पांचवा है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। यानी कि उसके शेप के आधार पर क्या है कि उसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? सील ज्वालामुखी, फिर मिश्रित ज्वालामुखी, फिर ज्वालामुखी कुंड, बेसाल्ट प्रभा क्षेत्र और मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। अब हम लोग ज्वालामुखी स्थलाकृति या वोल्केनिक
लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स क्या है कि ज्वालामुखी ने क्या है अनेक आंतरिक और बाहरी स्थलीय कृतियों का निर्माण किया है। तो ज्वालामुखी से क्या होता है कि बहुत सारे आंतरिक और बाहरी स्थलीय कृतियों का निर्माण हुआ है। और ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप निकलने वाले लावा के ठंडे होने पर क्या होता है, आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्वालामुखी उद्गार जब मतलब ज्वालामुखी से निकलने वाला जो भी ला, लावा है ये सब जब ठंडा हो जाता है तो उससे क्या होता है, जो आग्नेय शैल मतलब इग्नाइट रॉक जो है उसका निर्माण होता है। और लावा के भूपटल के भीतर ही ठंडे होने से जो होता है कई तरह की जो है आकृतियां बनती है। और इन आकृतियां शेप्स को क्या क्या नाम से जाना जाता है, इसी को बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फेकोलिथ, सील एवं डाइक, ये सब जो है आकृतियों के नाम है। तो ये सब नाम से जाना जाता है। क्या क्या नाम से जाना जाता है, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सील एवं डाइक। ये सब क्या है कि लावा के भूपटल के भीतर ही जब ठंडा हो जाता है, मतलब ये मिट्टी से बाहर नहीं आ पाता है और क्रस्ट के बाहर नहीं आ पाता है और धरातल के अंदर ही ठंडा हो जाता है। तो ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाते हैं। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी क्या है कि सौरमंडल का वो ग्रह है जिस पर क्या है कि जीवन जो है वो संभव है। और पृथ्वी को क्या कहते हैं हम लोग, ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह भी कहते हैं। चट्टान क्या है, तो चट्टान जो है साधारण बोलचाल की भाषा में किसी ठोस पिंड को शैल या चट्टान कहा जाता है। और भूगोल में जो है चट्टान का पारिभाषिक अर्थ ये होता है कि स्वाभाविक निक्षेप का वह पिंड जिसे भूपृष्ठ का ठोस भाग बना हुआ है उसको चट्टान कहते हैं। स्थल मंडल क्या है, तो स्थल मंडल जिसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, तो भूपर्वती का 200 किलोमीटर तक का भाग को क्या कहते हैं हम लोग, लिथोस्फीयर कहते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। ज्वालामुखी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के आंतरिक परत मतलब मेंटल से क्या होता है कि जब जलवाष्प, गैस, धूलिकण, धुआं आदि क्या है ना आदि जो है वो नाली नुमा रूप में बाहर निकलने लगता है। तो इस बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग, ज्वालामुखी कहते हैं। लावा क्या है, तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में स्थित मैग्मा जब धरातल पर आ जाता है तो इसके जमाव को क्या कहते हैं हम लोग, लावा कहते हैं। और इसके जमने से क्या होता है कि कठोर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। तो लावा के जमने से ही क्या होता है, हम लोग पढ़े अभी पढ़े कि लावा जब ठंडा हो जाता है तो कठोर आग्नेय शैल का निर्माण होता है। मिट्टी क्या है, मिट्टी या सॉइल, तो असंगठित चट्टानों का चूर्ण जो भूपर्वती के ऊपरी सतह पर मिलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मिट्टी कहते हैं। और मैग्मा क्या है, तो धरातल के नीचे जो तप्त या पिघली अवस्था में लाल रंग का तरल पदार्थ होता है उसे हम लोग मैग्मा कहते हैं। और जब ये मैग्मा क्या होता है धरातल के ऊपर आ जाता है तो इसे हम लोग लावा कहते हैं। बहिर्जात प्रक्रियाएं क्या होती है, मतलब एक्सोजेनिक प्रोसेस जो है वो क्या होता है, तो पृथ्वी के धरातल पर अथवा उसके निकट होने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित उन प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित भू आकृतियों से संबंधित क्रियाएं हैं। तो उन क्रियाओं को क्या कहते हैं, बहिर्जात क्रियाएं कहलाती है। और इन प्रक्रियाओं से धरातल पर नवीन स्थलाकृतियों का जो है वो निर्माण होता है। यानी कि जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है, बहिर्जात प्रक्रिया है, क्या है, तो जब हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर या उसके आसपास क्या होता है कि जो भी प्रक्रिया होती है ना, तो उससे क्या होता है कि उस प्रक्रिया से अगर किसी भू आकृति का निर्माण होता है तो ये सारी जो चीजें होती है, ये जो भी प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको बहिर्जात प्रक्रियाएं कहते हैं। और अंतर्जात प्रक्रिया क्या है, एंडोजेनिक प्रोसेस क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाली प्रक्रियाएं जो धरातल पर असमानता उत्पन्न करती है। और इन प्रक्रियाओं या बलों की उत्पत्ति क्या है, चट्टानों के प्रसार तथा सिकुड़न के परिणाम स्वरूप होती है। और ये इसका रीजन क्या होता है एंडोजेनिक प्रोसेस का, कि जो पृथ्वी के धरातल के अंदर क्या होता है कि कोई चट्टान का प्रसार होता है या सिकुड़न होता है, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, धरातल पर असमानता उत्पन्न हो जाती है। और ये भूपटल के नीचे जो मैग्मा होती है उसके द्वारा संचालित की जाती है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्जात या एंडोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। अब भूगर्भ क्या है, इंटीरियर, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को भूगर्भ कहा जाता है। और पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जिसका निर्माण बेसल चट्टानों से है उसे भूप्रपटी या क्रस्ट कहते हैं। क्रोड या कोर क्या है, तो पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत या इंटरनल लेयर जो है वो कितना है, 2900 किलोमीटर जो है से पृथ्वी के केंद्र तक मिलती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। प्रवेधन या ड्रिल मतलब हम लोग जानते हैं कि छेद करने को प्रवेधन कहते हैं। और ओशियन भी जानते हैं, महासागर, कि जलराशि के विशाल संचयन स्थल को क्या है, महासागर कहा जाता है। उल्का क्या है, उल्का या मेटेओराइट, तो उल्का या मेटेओराइट जो है वो क्या है कि आकाश से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर गिरने वाले पिंड को क्या कहते हैं, इन्हें उल्का कहते हैं। इन्हें टूटता तारा या लूका भी कहा जाता है।
भूमध्य रेखा या इक्वेटर क्या है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या है कि भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। और गुरुत्व विसंगति क्या है? मतलब ग्रेविटी एनोमली क्या है? तो पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर मिलने वाली गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहते हैं। और ये हमें भूप्रकृति में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। तो गुरुत्व विसंगति का क्या काम है कि ये जो भूप्रकृति में जो पदार्थों के द्रव्यमान है और पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी हमें ग्रेविटी एनोमली या गुरुत्व विसंगति से ही प्राप्त होती है। भूकंप या अर्थक्वेक का डेफिनेशन ये है कि साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन और भूप्रकृति की चट्टानों में अचानक संचरण होने के कारण भूप्रकृति या प्रवाह जिसे मैंटल कहते हैं उसमें किसी बिंदु पर लगने वाले झटकों या झटकों के क्रम को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भ्रंश या फॉल्ट किसे कहते हैं कि जब भूपटल के दो भागों के बीच टूटना एवं विखंडन की क्रिया शुरू हो जाती है तो उसे भ्रंश कहते हैं। और ये भ्रंश की जो प्रक्रिया है वो सामान्यतः भूकंप के कारण ही पैदा होती है। भूकंपीय तरंगे या अर्थक्वेक जो वेव्स है वो क्या है? तो भूकंप की उत्पत्ति के केंद्र से बाहर की ओर फैलने वाली तरंगों को भूकंपीय तरंग कहा जाता है। और जैसे जैसे ये तरंग क्या है केंद्र से दूर जाती है इनकी शक्ति व तीव्रता में जो है वो कमी आती जाती है। उद्गम केंद्र या फोकस क्या है? तो पृथ्वी के अंदर जहाँ से भूकंप की तरंगों का आविर्भाव होता है वह स्थान भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। और इस उद्गम केंद्र या फोकस क्या है कि इससे अवकेंद्र या भूकंप मूल भी कहा जाता है। और अधिकेंद्र क्या है? एपिसेंटर। तो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर का जो बिंदु होता है वो अधिकेंद्र कहलाता है। और दूसरे शब्दों में भूतल पर स्थित वो स्थान जहाँ पर सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों का अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र कहते हैं। अथवा भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसे हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप मापी यंत्र या सिस्मोग्राफ क्या है? तो जब शॉक क्या है कि शॉक तरंगों को मापने वाले यंत्र को भूकंप मापी यंत्र कहते हैं। शॉक तरंगों यानी कि प्रघाती तरंगों को मापने वाले जो यंत्र होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो सिस्मोग्राफ कहते हैं या भूकंप मापी यंत्र कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता और परिमाप को रिक्टर पैमाने एवं संशोधित मर्केली पैमाने पर नापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता को क्या हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिक्टर पैमाने पर रिक्टर स्केल पे नापते हैं और उसके परिमाप यानी उसकी गहनता को किसमें? मर्केली स्केल पर नापा जाता है। शॉक किसे कहते हैं? तो भूकंप के कारण जब धरातल पर कंपन होता है तो उसे हम लोग शॉक या प्रघात कहते हैं। भूगर्भिक तरंगे या बॉडी वेव्स क्या है? तो बॉडी वेव्स वे तरंगे जो भूकंप के उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान उत्पन्न होती है तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है उसे हम लोग भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। तलीय तरंगे क्या है? लैंडस्केप वेव्स। तो यह भूगर्भिक तरंगे एवं धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न नवीन तरंगों को क्या कहते हैं? धरातलीय तरंगे कहते हैं। और इन तरंगों का भ्रमण जो है भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातलीय भाग होता है। अधिक गहराई पर ये तरंगे जो है वो लुप्त हो जाती है और ये क्या होता है? सर्वाधिक विनाशकारी भी होती है। यानी कि जो लैंडस्केप वेव्स है वो क्या है कि भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न नवीन तरंगों को धरातलीय तरंग कहा जाता है। और इन तरंगों का भ्रमण पथ जो है वो पृथ्वी का धरातलीय भाग ही होता है। अधिक गहराई पर क्या होता है? ये तरंगे जो है वो लुप्त हो जाती है और ये जो है बहुत ही विनाशकारी होता है। परावर्तन या रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो भूकंपीय तरंगों का मार्ग में आने वाले अवरोध या टकराव के कारण लौटने की प्रक्रिया परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहलाती है। आवर्तन या रिफ्रैक्शन क्या है? तो किसी कारण से तरंगों के मार्ग की दिशा में परिवर्तन होना अथवा अन्य कोई ऊर्जा वहन करने वाली तरंग कम घने से अधिक घने माध्यम से तिरछी होकर गुजरती है तो इसे क्या होता है? आवर्तन या अपवर्तन कहते हैं। प्राइमरी तरंगे क्या है? प्राइमरी वेव्स धरातल पर पहुंचने वाली सर्वप्रथम जो भूकंपीय तरंग होते हैं उनको ही प्राथमिक तरंग या प्राइमरी वेव्स कहते हैं। और ये ध्वनि तरंगों के समान होती है और ये तरंगे जो होती है सबसे अधिक तीव्र होती है। और जो पी तरंगे या प्राइमरी तरंगे हैं ये क्या होता है? गैस, ठोस, तरल तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। और इनकी जो औसत गति है एवरेज स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। द्वितीय तरंगे क्या होती है? सेकेंडरी वेव्स जो होती है पृथ्वी के धरातल पर पी तरंगों के कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचने वाली जो होती है भूकंपीय तरंगों को द्वितीय तरंगे या एस तरंगे कहते हैं।
ये तरंगे जो होती है जल तरंग या प्रकाश तरंग के समान होती है। क्यों? क्योंकि ये तरंगे केवल ठोस पदार्थ में ही चलती है और इनकी जो गति होती है वो प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा जो होती है वो कम होती है। अब पढ़ेंगे हम लोग कि भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या है। अर्थक्वेक शैडो जोन जो होता है वो क्या होता है। तो धरातल पर कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग जो है वो अभिलिखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं? भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। विवर्तनिक भूकंप या टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्या है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली हलचलों के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप जो होते हैं वो विवर्तनिक भूकंप कहलाते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो भूपटल में भ्रंशन के कारण शैलों में बदलाव से उत्पन्न भूकंप जो होते हैं वो विवर्तनिक भूकंप या भ्रंश मूलक भूकंप कहलाता है। नि, नियात भूकंप या कोलाप्स अर्थक्वेक किसे कहते हैं? तो खनन क्षेत्रों में क्या होता है, कभी कभी अत्यधिक खनन करने से भूमिगत खानों की जो छत है वो ढह जाती है, जिससे क्या होता है कि हल्के झटके महसूस किए जाते हैं और इन्हीं हल्के झटकों को क्या कहते हैं? नियात भूकंप कहा जाता है। यानी कि नियत भूकंप होने का कारण क्या है कि अत्यधिक खनन, एक्सेसिव माइनिंग से क्या होता है कि नियत भूकंप आता है। विस्फोट भूकंप या एक्सप्लोजन अर्थक्वेक क्या है कि परमाणु एवं रासायनिक विस्फोटों के कारण भूमि में उत्पन्न होने वाले कंपन को विस्फोट भूकंप कहा जाता है। रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक या बांध जनित भूकंप वो भूकंप होते हैं जो बड़े बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं, उन्हें हम बांध जनित भूकंप कहते हैं। रिक्टर स्केल जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो भूकंप की तीव्रता की मापनी जो होता है वो रिक्टर पैमाने पर की जाती है और रिक्टर पैमाने या रिक्टर स्केल जो है उसमें मापे गए 8 तीव्रता से अधिक भूकंप को अत्यंत विनाशकारी माना जाता है और ये जो होता है 0 से 10 तक ही जो इसको नाप सकते हैं। और इस पैमाने का रिक्टर स्केल का जो विकास कब क्या होता है 1935 में डॉक्टर चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने किया था, इसीलिए इस स्केल का नाम रिक्टर स्केल है। मर्केली स्केल जो है वो क्या है, तो भूकंपीय आघात की तीव्रता या फिर गहनता को नापता है। जिस स्केल से उस नापने की इकाई को हम लोग मर्केली स्केल कहते हैं। और ये मर्केली जो उपकरण है ये क्या है, संरचनात्मक ध्वनि के परिमाण पर आधारित है। मतलब ये संरचनात्मक ध्वनि के आधार पर भूकंप को नापता है और इसमें भूकंप की गहनता को क्या है 1 से 12 के बीच बांटा गया है। और इस जो है स्केल का विकास जो इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली ने 1905 में किया था और तथा सन 1937 में इसको रूपांतरित किया गया, मतलब इसको एक काइंड ऑफ संशोधित किया गया। इसीलिए इस स्केल का नाम क्या है, मर्केली स्केल नाम पड़ा है। आपदा या हजार्ड क्या है, तो आपदा का अर्थ है अचानक होने वाली एक विध्वंसकारी घटना जिसे आपदा कहते हैं। और आपदा से क्या होता है, जिससे व्यापक भौतिक क्षति होती है तथा जान माल को इतना नुकसान पहुंचता है कि उपलब्ध जो है सामाजिक एवं आर्थिक संसाधन सामान्य स्थिति को बहाल करने हेतु जो होता है वो पर्याप्त नहीं होता है। तो इसी को कहते हैं आपदा। भूस्खलन क्या है, लैंडस्लाइड्स। तो सामान्य अर्थ में क्या होता है कि पर्वतीय ढाल के सहारे किसी चट्टान का गुरुत्वाकर्षण के कारण जब नीचे की ओर खिसक जाता है तो इस खिसकने का जो प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं हम लोग, भूस्खलन कहते हैं। और भूस्खलन या जमीन का खिसकना दुनिया का जो है सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है और ये एक विनाशकारी आपदा है जिससे जान और माल का नुकसान होता है। दूसरे शब्दों में होता है कि मिट्टी तथा चट्टानों का है ऊपर से नीचे की ओर खिसकने, लुढ़कने और गिरने की प्रक्रिया को भूस्खलन कहा जाता है। ज्वारीय लहर या टाइडल वेव किसे कहते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा के जो है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से समुद्रों में उत्पन्न होने वाली सागरीय तरंगें जो कहते हैं ज्वार के समय उत्पन्न होती है, उसे ही हम लोग कहते हैं ज्वारीय लहर या टाइडल वेव कहते हैं। पंख स्खलन या मड स्लाइड्स क्या है, तो क्या है कि समुद्रों में जो है महाद्वीपीय ढालों पर मिलने वाले असंगठित सैलों के जो गादनुमा जमाव के खिसकने को क्या कहते हैं, पंख स्खलन कहते हैं। ये कहाँ होता है, तो समुद्र का जो महाद्वीपीय ढाल होता है वहां पे क्या होता है, बहुत गाद जमा हो जाता है और जब वो गाद का जमाव जो होता है खिसकने लगता है तो उसे हम लोग पंख स्खलन या मड स्लाइड्स कहते हैं। मृदा द्रवण या फिर सॉइल लिक्विफेक्शन जो होता है उसे क्या, वो क्या होता है, तो मृदा को गलाने का कार्य या फिर मृदा को जो द्रवीकरण का कार्य होता है उसे हम लोग सॉइल लिक्विफेक्शन कहते हैं। हिमस्खलन या एवलांचेस क्या होता है, तो अधिक मात्रा में हिम के संचयन से जब हिम और मिट्टी आदि का ढेर अकस्मात मतलब अचानक और तीव्र गति से पर्वतों से फिसल कर नीचे आ जाता है तो इसे हम लोग हिमस्खलन एवं अवलांच कहते हैं। और अनेक बार जो होता है कि ये बहुत अधिक विनाशकारी होते हैं। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
तो भूपटल में उत्पन्न तनाव के कारण भ्रंश के दो किनारों का क्या है, किसी निश्चित दिशा में सापेक्षिक संचलन विस्थापन कहलाता है। तो जब भूपटल में मतलब जो हमारे लैंड में क्या होता है, कोई तनाव उत्पन्न हो गया, उसके कारण भ्रंश जो होता है, फिर दो किनारों पे क्या होता है कि अगर लिमिट इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, या फिर कोई एक इसमें ही जा रहा है कि ये लैंड जो है इधर से हट के चला गया, तो किसी निश्चित दिशा में सापेक्षिक संचलन होता है, तो इसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। मतलब एक जगह से दूसरे जगह हट जाना। बांध या डैम क्या है, तो नदियों पर कृत्रिम संरचनाओं का निर्माण कर पश्च जल या बैक वाटर को संग्रहित किया जाता है, और इस प्रकार की संरचनाओं को क्या कहते हैं हम लोग, बांध या डैम कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि बहते हुए जल को रोकने के लिए खड़ी की गई एक बाधा जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है, क्या कहलाती है, बांध या डैम कहलाती है। तटबंध को क्या कहते हैं हम लोग, लेवी भी कहते हैं। तो लेवी क्या है कि नदी के दोनों ओर किनारों पर मिट्टी के जमावों द्वारा बने लंबे बांधों को, जो कि कम ऊंचाई के कारक होते हैं, इसको हम लोग तटबंध कहते हैं। और ये तटबंध बाढ़ के समय जो है उसको सुरक्षा करते हैं। सुनामी क्या है, तो सुनामी जो है ये जापानी भाषा का जो है एक शब्द है, और जो दो शब्द यानी कि सु और नामी से बना हुआ है। तो जापानी भाषा में सु का मतलब होता है बंदरगाह, और नामी का अर्थ होता है लहर। तो सुनामी जो होता है एक विशालकाय लहर है, जो समुद्र में क्या होता है, भूगर्भिक हलचल से उत्पन्न होती है। और ये लहर जो है खुले सागरों में तीव्र गति से यानी 600 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। इनकी जो है तरंग ऊंचाई क्या है कि 15 मीटर तक होती है। दूसरे शब्दों में क्या है, तो भूकंप के कारण क्या है, सागरीय जल में उठने वाली विशालकाय लहरों को क्या कहते हैं हम लोग, सुनामी कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में इसका जो सीधा आसान शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि सागरीय जल में जब विशालकाय लहरें उठने लगती है तो इसे हम लोग सुनामी कहते हैं। कॉन्टिनेंट क्या है, तो विशाल स्थल मंडलीय भाग, जिसे महाद्वीप या कॉन्टिनेंट के रूप में जानते हैं। ब्रिटल का अर्थ होता है भुरभुरा, नाजुक या सहज में टूटने योग्य कोई भी वस्तु होती है उसको हम लोग ब्रिटल या भंगुर कहते हैं। मेंटल क्या है, तो भूपृष्ठ और क्रोड के मध्य उच्च घनत्व और मोटाई वाली अल्पसीलिक शैलों की परत को मेंटल कहते हैं। दूसरे शब्द में भूगर्भ में परपटी के नीचे का भाग और क्रोड के ऊपरी वाला भाग को कहते हैं हम लोग मेंटल कहते हैं। ये जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहो असातत्य या फिर मोहोस डिसकंटिन्यूटी। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि भूपर्पटी के निचली सतह पर तथा मेंटल के ऊपरी सतह पर दोनों के बीच में पाई जाने वाली असमानता को ही क्या कहते हैं हम लोग, मोहो असंतात्य कहते हैं, या फिर मोहोस डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये कौन सा है, भूपर्पटी का निचली सतह पर और मेंटल का ऊपरी सतह, जिसे दुर्बलता मंडल हम लोग पढ़े अभी थोड़ी देर पहले, उस वहाँ पे क्या होता है कि असमानता पाई जाती है, और इसी असमानता को हम लोग मोहोस असांतत्य कहते हैं। और ये असांतत्य या असंबद्धता या अंतराल महाद्वीपों में 35 किलोमीटर तथा महासागरों के नीचे लगभग 5 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। और इसकी खोज जो होती है एंड्रीजा मोहोरोविचक नामक क्रोशियन भूकंप वैज्ञानिक ने की थी। और इस कॉन्सेप्ट का जो है खोज किसने किया था, एंड्रीजा मोहोरोविचक। और ये कहाँ के थे, ये क्रोशिया जो एक जगह है उस देश के जो है भूकंप वैज्ञानिक थे। और जिन्होंने क्या इसे सन 1909 में प्रस्तुत किया था, और इसे ही हम लोग क्या है उन्हीं के नाम पे इसे मोहो अथवा मोहो असंबद्धता, मोहो डिस्कनेटी थ्योरी भी कहते हैं। दुर्बलता मंडल, तो दुर्बलता मंडल को हम लोग एस्थेनोस्फेयर भी कहते हैं, और मेंटल के ऊपरी भाग को हम लोग दुर्बलता मंडल कहते हैं। बाहरी क्रोड या क्रोड क्या होता है, आउटर कोर, तो 2900 किलोमीटर से 5100 क्या 5150 किलोमीटर की गहराई पर मिलने वाला जो तरल अवस्था है पृथ्वी का, उसी भाग को हम लोग बाहरी क्रोड या आउटर क्रोड कहते हैं। आंतरिक कोर या इनर कोर क्या है, तो 5150 यानी कि 5150 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक मिलने वाला जो ठोस अवस्था है, ये क्या है, ये यहाँ पे ठोस सॉलिड अवस्था वाला जो पार्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक क्रोड कहते हैं। नीफे क्या है, तो सीमा परत के नीचे स्थित इस परत का नामकरण नीफे किया गया है। और नीफे किस लिए किया गया है कि Ni जो है उससे Ni से निकल है, और Fe से क्या है, फेरियम के तत्वों का जो है वो सम्मिश्रण के आधार पर इसका नाम नीफे रखा गया है। सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव ज्वालामुखी क्या है, तो जब किसी ज्वालामुखी से क्या होता है कि गैस, राख, तरल चट्टानी पदार्थ, लावा इत्यादि लगातार निकलता रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं।
और खंडाश्मी क्या होता है, मतलब प्रोक्लास्टिक जो डिब्रीज है वो क्या है, तो ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा निकले गए जो खंड में सेल उत्पाद होते हैं, मतलब जो टुकड़े टुकड़े में जो होता है, जो खंड में सेल उत्पाद होता है, उसमें एग्जाम्पल में जैसे जो राख निकलता है या फिर जो ज्वालामुखी बम आदि जो निकलता है, इसी को हम लोग ज्वाल खंडाश्मी कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, इसका आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं कि लावा में जो जमे हुए टुकड़ों का मलबा होता है उसी को हम लोग ज्वाल खंडाश्मी कहते हैं। ज्वालामुखी बम क्या होता है, वोल्केनिक बम क्या होता है, तो ये बड़े शिलाखंड होते हैं और इनका व्यास लगभग 32 मिलीमीटर से भी अधिक होता है और ये लावा के क्या है कि गोलाकार जमाव से बनता है, इसी हम लोग ज्वालामुखी बम कहते हैं। सील्ड वोल्केनो क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सील्ड वोल्केनो तो ये कहता है कि एक विशाल ज्वालामुखी है जिसका आकार क्या होता है, एक चपटे गुंबद के समान होता है और इसका जो निर्माण होता है वो निर्माण तरल बेसाल्टिक लावा के जमाव के कारण होता है। तो इसका निर्माण किससे होता है, तरल लिक्विड फॉर्म में जो बेसाल्टिक लावा होता है उसके जमाव से होता है और इसका शेप जो होता है वो चपटे गुंबद की भांति होता है। और सील्ड ज्वालामुखी या गुंबदी ज्वालामुखी, इसे को परिरक्षक ज्वालामुखी भी कहते हैं, मतलब सील्ड ज्वालामुखी, गुंबदी ज्वालामुखी, परिरक्षक ज्वालामुखी एक ही प्रकार के ज्वालामुखी का नाम है। और इस ज्वालामुखी का जो ढलान होता है जो होता है कभी कभी तो 100 डिग्री से भी अधिक नहीं होता है और इसी के कारण इसे सील या गुंबद के आकार का दिखाई देता है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे हवाई द्वीप में जो ज्वालामुखी है, ये इसका सील या गुंबद जो ज्वालामुखी है उसका एग्जाम्पल है। अब हम लोग सिंडार शंकु या साइडर शंकु जो सिंडार कोन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ज्वालामुखी से निसरित राख यानी कि ज्वालामुखी से जो निकला हुआ राख है, धूल है और अन्य पदार्थों के जमाव से जो निर्मित लघु शंकु हो जाता है, मतलब छोटा क्या है कोन के शेप में हो जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग सिंडार कोन। और इसकी ऊंचाई जो होती है कम होती है और इसका ढाल जो होता है वो अवतल होता है। दूसरे शब्दों में क्या है कि जब सील्ड ज्वालामुखी से क्या होता है, लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और जो अपने निकास स्थान पर क्या होता है, शंकु या कोन शेप में बनाता है ना, ऐसे और ऐसे ऐसे एकदम फूटते रहता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग सिंडर शंकु या राख या भस्म शंकु भी कहते हैं। अब हम लोग क्या है मिश्रित ज्वालामुखी या कॉम्पोजिट वोल्केनो के बारे में जानेंगे कि भीषण विस्फोट वाले जो ज्वालामुखी है जिनमें लावा के साथ साथ क्या होता है भारी मात्रा में ज्वाल खंडाश्मी पदार्थ व राख धरातल पर पहुंचती है तथा इनका जमाव जो होता है परतों के रूप में निकास नली के आसपास हो जाता है, तो ऐसे ज्वालामुखी जो होते हैं उसको मिश्रित ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो राख जो होते हैं भारी मात्रा में जो ज्वाल खंडाश्मी पदार्थ होते हैं वो धरातल पर पहुंचती है और क्या होता है उसका जमाव जो होता है ना परतों के रूप में निकास नली के आसपास ही हो जाता है, मतलब निकलती भी रहता है और जम भी जाता है उसका आसपास के क्षेत्र में। तो ऐसा ज्वालामुखी क्या होता है, उसको मिश्रित ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी कुंड या फिर इसको क्या कहते हैं काल्डेरा भी कहते हैं। तो काल्डेरा क्या होता है कि स्पेन भाषा का एक शब्द है और काल्डेरा का अर्थ होता है कढ़ाई या कढ़ाहा होता है। और ज्वालामुखी उद्गार के समय क्या है तीव्र विस्फोट से शंकु का ऊपरी भाग उड़ जाता है और उड़ जाने से क्या होता है क्रेटर अथवा ज्वालामुखी के शीर्ष पर कीप के आकार का गर्त हो जाता है और उसी के आसपास क्या होता है ज्वालामुखी कुंड या काल्डेरा का निर्माण होता है। मतलब ये जो ज्वालामुखी तो है ऐसे निकला हुआ है लेकिन यहाँ पे एक गड्ढा हो जाता है, तो इस गड्ढे वाला जो ज्वालामुखी होता है यानी कि इसका जो शेप होता है इस तरह से होता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग काल्डेरा कहते हैं। और विश्व का जो है सबसे बड़ा काल्डेरा जो है वो कहाँ है, जापान का आसो है। जापान का आसो विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा ज्वालामुखी का उदाहरण है। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र क्या है, मतलब फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस किसे कहा जाता है, तो जब ज्वालामुखी से क्या है कि अत्यधिक मात्रा में तरल लावा निश्रित होता है और उसका विस्तार क्या होता है कि एक बड़े क्षेत्र पर हो जाता है, तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। और तरल लावा का जो ये प्रवाह होता है वो सैकड़ों किलोमीटर तक होता है। तो ये इसका एग्जाम्पल में हम लोग जो भारत का जो डेक्कन ट्रैप है ये किसमें आता है, आप इसका किसका एग्जाम्पल है, ये बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र या फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस में ही आता है। पठार या प्लेट्यू किसे कहते हैं, तो प्लेट्यू जो होता है कि धरातल पर मिलने वाली ऐसी ऊंची स्थलाकृति जो 600 मीटर से भी अधिक ऊंची हो तथा जिसका शीर्ष जो है वो चपटा हो, उसे हम लोग प्लेट्यू कहते हैं। कटक या रीज क्या है, तो पहाड़ियों और पर्वतों की जो एक लंबी श्रृंखला बन जाती है उसे हम लोग कटक कहते हैं। जैसे ऐसे 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 बहुत सारा छोटे मोटे जो होते हैं पहाड़ों की एक श्रृंखला बन जाती है उसे हम लोग कटक कहते हैं। आग्नेय शेल या इग्नेशियस रॉक क्या है,
तो ऐसी शैलें जिसका निर्माण ज्वालामुखी के बाहर फेंके गए लावा से अथवा उष्ण मैग्मा के भूपर्पटी के नीचे ठंडा होने से बनता है, इसे हम लोग आग्नेय शेल कहते हैं। और आग्नेय शेल का प्रमुख उदाहरण में आता है जैसे ग्रेनाइट। ज्वालामुखी शेल या वोल्केनिक रॉक्स जो है क्या है, तो जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है, उससे निर्मित शेल जो होता है ज्वालामुखी शेल कहते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल है बेसल्ट रॉक। पातालीय शेल या प्लूटोनिक रॉक्स क्या है, तो जब लावा क्या है धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है, तो उससे निर्मित शैलें क्या होती हैं, वो पातालीय शेल कहलाती है। अंतर्वेधी आकृतियां या इंट्रूजिव फॉर्म्स क्या है, जब मैग्मा क्या है कि भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है, तो उससे क्या है कि कई आकृतियां बनती है, और इन आकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्वेधी आकृतियां कहते हैं। कब बनती है ये अंतर्वेदी आकृतियां, जब मैग्मा या लावा क्या होता है भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है। और इस जो है इसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे बैथोलिथ, लेथकोलिथ, ये सब जो पढ़े थे सील। तो बैथोलिथ क्या है कि जब मैग्मा का एक बड़ा पिंड भूपर्पटी के अधिक गहराई में ठंडा हो जाए, तो ये गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है, और ऐसी ही आकृति को क्या कहते हैं, बैथोलिथ कहते हैं। और ये गुंबद की आकृति जो होता है ये कहाँ पे विकसित होता है, ये भूपर्पटी के अंदर ही विकसित होता है, इसे हम लोग बैथोलिथ कहते हैं। अनाच्छादन या डिनडेशन किसे कहते हैं, तो अपक्षय व अपर्दन के सम्मिलित रूप को अनाच्छादन कहते हैं। लैकोलिथ क्या है, तो पृथ्वी की सतह के नीचे जो है बने आग्नेय शैलों का एक बृहद टीला होता है, और जिसका निचला भाग प्रायः समतल होता है और ऊपरी भाग जो होता है वो गुंबद के आकार का होता है। और जब पृथ्वी के गर्भ से क्या होता है, गर्म मैग्मा ऊपर उठता है, तो दबाव से क्या है मैग्मा के ऊपर स्थित चट्टानें जो है गुंबद का आकार धारण करके जो है वो ऊपर उठ जाती है ना। तो उनके क्या है खाली स्थल में जो है इसमें पे तरल मैग्मा भर जाती है, और ये मैग्मा बाद में क्या है ठंडा होकर लैकोलिथ में परिवर्तित हो जाती है। अब हम लोग अपपत्रित या एक्सफोलिएटेड जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि अपपत्रित जो होता है इसका क्या प्रोसेस है। अपपत्रित जो है एक प्रकार का भौतिक अपक्षय है, और इसके द्वारा क्या है धरातल से शैलों की परतें जो है उखड़ती है, और ये की क्रिया जो है तापीय प्रभाव के कारण होती है। अपपत्रित को हम लोग अपदलन की प्रक्रिया भी कहते हैं। लैपोलिथ क्या है, तो लैपोलिथ जो होता है जर्मन भाषा का एक शब्द है, और जिसका अर्थ होता है एक छिछला बेसिन। तो जब लावा का जमाव क्या होता है धरातल के नीचे अवतल आकार वाली यानी छिछली बेसिन में होती है, और जो तस्तरी नुमा आकार का निर्माण करती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैपोलिथ कहते हैं। और फैकोलिथ क्या है कि जब ज्वालामुखी उद्गार के समय क्या है मोरदार पर्वतों को अपनति या अभिनति में जो है लावा का जमा हो जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं, इस प्रकार की बनी आग्नेय शैल को फैकोलिथ कहते हैं। तो कब होता है ये कि मोरदार पर्वतों की जो अपनति होती है या अभिनति में क्या होता है लावा का जमा होता है, तो इसे हम लोग फैकोलिथ कहते हैं। सील क्या है, तो सील परत के रूप में आग्नेय शैल का समूह होता है, और जब लावा का प्रवाह होता है तो लावा का जमाव क्या होता है परतदार अथवा रूपांतरित शैलों के परतों के बीच हो जाता है, और जब इस जमाव की मोटाई जो है वो अधिक होती है तो इसे कहते हैं सील कहते हैं। परंतु पतली शील जो होती है उसको कहते हैं हम लोग शीट भी कहते हैं। अपनति या एंटीक्लाइन क्या है, तो भूपटल में अंतर्जात बलों से उत्पन्न जो क्षैतिज संपीड़न से क्या होता है शैल स्तर के उन्नतोत्तर अथवा ऊपर की ओर उठा हुआ भाग जो होता है वो अपनति कहलाता है। और अभिनति क्या है, तो सिंक्लाइन क्या है कि भूतल में संपीड़न द्वारा बनने वाला बलन का जो नतोदर अथवा नीचे की ओर वाला जो भाग होता है वो अभिनति कहलाता है, और जब इसके दोनों कटक नुमा भाग जो होता है वो अपनति कहलाता है। डाइक्स क्या है कि जब मैग्मा का जमाव जो होता है दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर होता है, तो एक दीवार की भांति जो है संरचना बनती है, और इसे क्या कहते हैं हम लोग डाइक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब मैग्मा का जमाव जो होता है वो ऊर्ध्वाधर रूप में होता है, तो उसे हम लोग डाइक कहते हैं। तो ये जो होता है ये पूरा जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो है ये समरी है, और जो है इसमें जो डिफिनेशंस भी दिए हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस जो है वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में रखें, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।